जय हिंद। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी करंट अफेयर्स में एक बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले 2 से 3 महीने के अंदर ये मुद्दा बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्चुएट हो गया था। एंड इसके अंदर बेसिकली बांग्लादेश के अंदर हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बांग्लादेश किस तरह से आए दिन नई प्रतिक्रिया दे रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह की इंस्टेबिलिटी चल रही है, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं और किस तरह से इंडिया को इंपैक्ट करते हैं और वहां से जो धमकियां दी जा रही है इंडिया के लिए। तो अब देखिए, ये पॉलिटिकल बैटल है, ये पॉलिटिकल स्पीच बैटल है, जहां पर वहां से 2 स्टेटमेंट आते हैं, फिर यहां से 2 स्टेटमेंट जाते हैं। तो हमको एज एन एस्पिरेंट हमको उसमें से क्या निचोड़ निकालना है और क्या पढ़ना है, इस पर हम आज कुछ बात करेंगे। नाउ, इंडिया के बहुत ही कह लीजिए बहुत ही फनी और बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट देने वाले नागालैंड के बहुत ही फेमस मिनिस्टर साहब हैं, तमजन इमना। तो इन्होंने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था, हैवेंट सीन घटोत्कच एंड हिडिंबा। तो जब मैंने ये वीडियो देखा था ट्विटर पर तो काफी मुझे थोड़ा लाफेबल भी लगा था, बट ही वॉज वेरी सेंसिबल इन दिस वे कि इन्होंने घटोत्कच एंड हिडिंबा का एक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल दिया है टू एक्सप्लेन द पीपल कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, इसकी कितनी बड़ी ताकत है, ये अपने आप में कितना सक्षम और कितना मजबूत एरिया है। नाउ अब क्योंकि इन्होंने थोड़ा इसमें माइथोलॉजिकल टच दिया है, राइट, माइथोलॉजिकल टच दिया है, तो आई थॉट एज एन इंडिविजुअल कि हमको पता होना चाहिए माइथोलॉजिकल एंगल इसमें क्या है। तो ही रेफर टू द हिडिंबा एंड घटोत्कच। नाउ दोज हु डोंट नो, उनके लिए बेसिक से महाभारत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स थे, जैसे ऑफ कोर्स भीम, वी नो द सेकंड यंग एल्डेस्ट ब्रदर फ्रॉम पांडवास। सो भीम जब उनको लाख ग्रह में से जब कौरवों ने उन पर अटैक करा था और उनके जो घर जला दिए थे, तो वहां से वो एस्केप करके अपने जंगलों में चले गए थे और वहां जाके उन्होंने शरण ली थी। उस दौरान आई थिंक जब जंगल में रह रहे थे तो काफी दूसरे पांडव जो थे वो सो गए थे और सिर्फ भीम जगे हुए थे। वो जिस जंगल में वो थे वहां पे हिडिंबा नाम का एक राक्षस था और हिडिंबी नाम की उनकी सिस्टर थी। तो हिडिंबा राक्षस ने भेजा था हिडिंबी को कि जो भी मुझे एक अच्छा क्योंकि वो दानव थे, दैत्य थे, तो वो इंसानों को खाते थे इस तरह का, तो अगर मुझे कोई अच्छा सा अगर कोई इंसान मिल जाए तो खाने के, इस तरह के कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। सो व्हेन हिडिंबा, तो उनकी क्योंकि सिस्टर हिडिंबी थी, उनको भी हिडिंबा नाम से ही ऐसे बोला जाता है, तो उनको हिडिंबा हिडिंबी दोनों बोला जाता है। सो व्हेन हिडिंबा वेंट टू भीम टू कैप्चर हिम और टू किल हिम, सो उनको देखकर वो मोहित हो गई और भीम के ऊपर उनका मन आ गया, दिल आ गया। सो लेटर ऑन शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। एंड जब हिडिंबा, उनके जो ब्रदर थे, हिडिंबी के जो ब्रदर थे हिडिंबा, व्हेन ही सॉ देम एंड अटैक्ड, तो भीम ने हिडिंबा को मार दिया था। एंड ही एक्चुअली तो इस बात से लेके जो हिडिंबी थी, जिनको हम हिडिंबा भी कहते हैं, तो हिडिंबी इस बात को लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गई थी। एंड द एंटायर स्टोरीज गोज ऑन। सो इसमें एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो घटोत्कच थे वो उनके बाद में उनकी शादी हुई, इजाजत ली कुंती माता कुंती से, और उसके बाद जो घटोत्कच उनकी संतान उत्पन्न हुई थी। अब घटोत्कच, ये जो पूरा एंगल है इसको यहां पर इसलिए यूज किया गया है बिकॉज दिमाला करके एक जनजाति है, दिमाला करके एक जनजाति है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गारो खासी रीजन में, जो कि आसाम और नागालैंड के अंदर जनजाति वास करती है। हिडिंबा और घटोत्कच से वो उस जनजाति से बिलोंग करते थे, वो वहां से आते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माइथोलॉजिकल एंगल उन्होंने यहां पर यूज करा है। तो एक छोटा सा एक प्रीफेस था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। नाउ ये कुछ कार्टून्स वगैरह है, चलिए। नाउ अभी ट्विटर के अंदर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, जिसने चिकन नेक्स बोला उसे ये वीडियो उनकी भाषा में भेज देना। ओके, सो ही इज कन्वेइंग टू ऑल द बांग्लादेश, द फिनिश एलिमेंट्स ऑफ बांग्लादेश, एंड ही यूज सॉरी शक्तिमान, मेरे को कहना पड़ेगा, ये मीम वाला कॉन्टेक्स्ट है। एनीवेज, that's not important now. So because this is coming from very important minister of Nagaland, right? नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इस पर सदगुरु जी ने भी एक प्रतिक्रिया दी है, जो पूरा चल रहा है अभी संदर्भ, इसके अंदर सदगुरु जी ने भी एक प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ 78-year-old एनिमोली, राइट? सो व्हाट डज ही से? ये कहते हैं कि 78 साल पुराना कोई इशू है that has been created by Bharat's partition which should have been corrected in 1971। इनका यह कहना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, उसको सुधार करने का, उसको ठीक करने का बहुत अच्छा मौका हमको 1971 के अंदर मिला था। बेसिकली व्हेन आई सॉ दिस एंटायर वीडियो, व्हाट ही वांटेड टू कन्वे इज दैट कि चलो 1947 के अंदर भारत का जब विभाजन हुआ तो उसमें कुछ टेरिटरीज बन गई, पाकिस्तान की टेरिटरी बन गई, बांग्लादेश की टेरिटरी बन गई। उसमें इंडिया को ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, या फिर उस समय के जो लीडर्स थे वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, बिकॉज उनके हाथ ब्रिटिशर्स और बाकी जो सर्कमस्टांसेस थे, समीकरण थे, उनसे बंधे हुए थे।
बट 1971 के अंदर इंडिया वाज वेरी स्ट्रांग एंड अंडर मिसेस इंदिरा गांधी उनके अंदर तो बहुत ज्यादा मजबूत था भारत उन दिनों। तो जब भारत ने इतनी मजबूती से एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान को उसके किराए किराए की जो एकदम सलाह दी उसको, जो इस तरह का पाकिस्तान को दबा दिया था और एकदम वन साइडेड तरीके से हमने बैटल को जीता था, तो इंडिया की पूरी क्षमता थी कि वो पूरी तरह से बांग्लादेश के नक्शे को अपने सहूलियत के अनुसार उसको बना देता। भारत बांग्लादेश के नक्शे को इस तरह से बनाता ताकि ये जो चिकन कॉरिडोर का जो इशू है ये कभी डेवलप ही ना होता, राइट। तो जो छोटा सा कॉरिडोर की हम बात करते हैं 22 कॉरिडोर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसकी धमकियां बांग्लादेश के जो फ्रिंज एलिमेंट्स वो दे रहे हैं कि हमने, अगर इंडिया ने हम पर कभी अटैक करा, इंडिया ने कभी हमकर हमारी अगर हमको धमकी दी तो हम इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर देंगे, चिकन स्नैक जिसको रेफर करते हैं मीडिया टर्म के अंदर, और पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की जो बात वो कह रहे हैं, ये कहने का उनको मौका ही नहीं मिलता अगर हम वो गलती 1971 के अंदर ऐसे सुधारते कि उस कॉरिडोर को हम हमारी सहूलियत के अनुसार थोड़ा बड़ा रखते, उसको एटलीस्ट इतना बड़ा रखते कि इंडिया वुड हैव बीन द बेस्ट कनेक्टेड पॉसिबिलिटी विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन, बिकॉज बांग्लादेश था ही वहां पर। तो वो चीज इसके संदर्भ में सदगुरु जी यहां पे बात कर रहे हैं। सो व्हाट ही सेज, ही गोज ऑन फर्दर एंड सेज देयर इज एन ओपन थिएटर टू द नेशन सोवरेनिटी, इट इज टाइम टू नरिश द चिकन एंड अलाउ इट टू इवॉल्व इनटू एन एंटायर एलिफेंट इन एन एलिफेंट, राइट। तो कह रहे हैं कि अगर जिस मुर्गी की बात कर रहे हैं तो इट इज टाइम टू नरिश इट, और उसको एक हाथी जैसे बहुत बड़ा जानवर है हाथी, उसकी तरह एक डेवलप करने में, ताकि मतलब ऑफ कोर्स डेफिनेटली इंडिया बहुत मजबूत उस तरह से दिखाया जाएगा, और डेफिनेटली चिकन नेक अगर हम एलिफेंट की तरह कर देंगे तो जो बांग्लादेश वाला इशू है, जो हमने चुंबी वैली में इशू देखा था, जो चाइना जिस तरह से इंडिया को बार बार पोक करता रहता है, नेपाल जिस तरह से इंडिया को बार बार पोक करता रहता है, तो नेपाल, बांग्लादेश और चाइना की जो ये ट्रायंगुलेशन है, जो ट्रायोलॉजी है, ये किसी तरह से इंडिया को कंसर्न इसके लिए क्रिएट ना कर सके। नाउ नेक्स्ट है चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता क्या है, बेसिकली सिलीगुड़ी एक रीजन है यहाँ पर, उसके नाम से इसको बोला गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो एक बहुत ही छोटा सा रीजन है, जैसे दिस इज मेनलैंड इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ओके, सो इफ दिस इज मेनलैंड इंडिया ओवर हियर एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो एक बहुत ही पतला सा लिंक है, बहुत ही धागे की तरह एक बहुत ही पतला सा लिंक है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर करके इसको संबोधित करते हैं। हमने, इट्स नॉट अ फॉर्मल वर्ड, जो चिकन स्नैक इट्स अ मीडिया टर्म, बट सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज द प्रॉपर वर्ड ओवर हियर। नाउ द चिकन स्नैक इज आल्सो नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर एज इट इज अ नैरो स्ट्रेच। ये बहुत ही पतला सा, तकरीबन 22 किलोमीटर, कहीं कहीं इसको 28 किलोमीटर भी क्लेम किया जाता है इन डिफरेंट सोर्सेज। सो अब जैसे यहां पर लिखा गया कि 22 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है। अब टेल मी ऑनेस्टली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। आपको पता भी नहीं चलता 22 किलोमीटर शायद रोज के कुछ लोग, मतलब इतनी तो मैराथन कर लेते हैं, इतना तो वॉक कर लेते हैं रोज के, राइट। तो 22 किलोमीटर इज अ वेरी वेरी नैरो स्ट्रेच, जिसको हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज यहां पर अब मान के चलिए कि बांग्लादेश अभी इंडिया को अपना दुश्मन मान ही रहा है। जब सरकारें बदलती तो उसका अनुरूप नेपाल भी ये तय करता है कि इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा इश्यू है यहां पर। हाँ, थैंकफुली भूटान अभी या फिर काफी समय से इंडिया के फेवर में ही बात करता है, उनके स्टेटमेंट्स इंडिया के फेवर में ही होते हैं, इंडिया के हित में ही होते हैं। बट चाइना जो पूरा है उसको पोक करता रहता बार बार इंडिया को, तो ये एक थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। अभी चाइना हो गया, नेपाल हो गया एंड दिस बांग्लादेश, तो ये पूरा जो है, इसलिए इसको ये जो कॉरिडोर है ज्यादा रिस्की हो जाता। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अब जितने भी हम ऑप्टिकल फाइबर लाइंस जो हम बिछाते हैं ताकि यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहे, आई होप यू ऑल नो दैट कि जिस तरह से इंटरनेट हमारे देश में आता है वो एक फाइबर लाइंस वहां पे कनेक्ट होती है, कुछ समुद्रों से आती है, कुछ हम बिछाते हैं, जमीन पर बिछाते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर लाइंस होगी जो कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेलवे नेटवर्किंग होगी, अब हाईवेज हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटीज। अब उन सभी के लिए ये जो 22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। नाउ सो कॉरिडोर जो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर तकरीबन कुछ 80 टाउन्स आते हैं, जिसमें किशनगंज, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीनपुर, दार्जिलिंग बिहार वगैरह। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन जलपाईगुड़ी करंटली, तो उनका भी यही कहना होता है कि वी लिव इन अ वेरी रिस्की जोन। हमको जब ट्रेवल करना होता है तो देयर आर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेन्स, हफ्ते की कुछ एक ट्रेन होती है, उसी से हमको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ट्रेवलिंग इज entirely a very risky
इशू इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो उनके तजुर्बे से मुझे लगता है कि लिटरली जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके लिए एक्चुअल में कितना ज्यादा सफोकेटिंग होता है टू अगेन एंड अगेन टू सी दीज थिंग्स इन द न्यूज कि हम आपको चिकन कॉरिडोर को हम कर देंगे, बाइफरेट कर देंगे। एनीवेज नाउ आगे बात हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2017 के अंदर जो डोकलाम इशू हुआ था, जिसको जो चुंबी वैली रीजन में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, चाइना ने बेसिकली, चाइना इज अ बुली नेशन। अगर हम देखें जो पॉलिटिकल लेवल पर, वो किसी की सुनता नहीं है, खुद की करता है, यूएन पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है, अमेरिका से मतलब ज्यादा दबता नहीं है। तो सॉर्ट ऑफ, और छोटे छोटे देशों को थोड़ा सा अपने उसमें एरिया में रखने के लिए उनको थोड़ा बुली करता है, कभी उनको प्रलोभन देता है। तो उस वे में उसने भूटान को डराने की कोशिश करी थी। इससे इंडिया के हित काफी खतरे में आ गए थे। तो वहां पर भूटान ने काफी हिम्मत दिखाई और इंडिया ने भी वहां पर अपनी अच्छी दोस्ती निभाकर चुंबी वाला जो इशू पूरा था उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करी थी, राइट। सो अगेन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर कम इनटू द कॉन्टेक्स्ट। नाउ इंडियन स्टेप्स टू सिक्योर इट। अब इंडिया इसमें कदम क्या क्या ले रहा है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तीस्ता प्रहार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीस्ता प्रहार, राइट। अब ये जो फील्ड फायरिंग रेंज है नॉर्थ बंगाल के अंदर नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये एक एक्सरसाइज टाइप ही कह लो आप इसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये मैसेज कन्वे करता है कि इंडिया काफी एक्टिव है। पीस टाइम के अंदर भी इंडिया काफी विजिलेंट है, काफी एक्टिव है। तो ये तीस्ता प्रहार उसके लिए, उस मैसेज को कन्वे करने के लिए, कई बार क्या होता है कि अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है तो हम डॉग्स रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, तो आप उसको काटिए मत, लेकिन अपने दांत दिखा के रखिए ताकि अगला इंसान अपने रेंज में रहे। काटने की बात नहीं है, लेकिन दांत दिखाने जरूरी होता है। तो तीस्ता प्रहार इज अ सॉर्ट ऑफ दैट दांत दिखाने वाला एक्ट, राइट। नाउ बैटल प्रिपेयर्डनेस प्रैक्टिस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग लेटेस्ट वेपन एंड इक्विपमेंट इन अ नेटवर्क। अब ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे सीएपीएफ, एयरफोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पैरामिलिट्री, right, then border security forces, so these are some border police, sorry, ITBP, Indian Tibetan border police, right। so ये जो तीन चार जो ये जो इंपॉर्टेंट जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, विजिलेंट है उस एरिया को लेते हुए, उस पूरी बॉर्डर को लेते हुए। नाउ एक इशू हमको ये समझने की और जरूरत है, जो भी डिमार्केशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो भी डिमार्केशन है इंडिया और चाइना के बीच में, वो फिर भी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली थोड़े मैनेजेबल हैं। उनको थोड़ा सा अरेंज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। बट जो बाउंड्री फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा इश्यू अकरिंग है। बिकॉज यहां पर आपको एक तो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई वुड रादर से दिस इज मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट वी हैव इन जम्मू कश्मीर एंड बिटवीन पीओके एंड कश्मीर, राइट। सो क्यों? बिकॉज यहां पर पानी वाला क्षेत्र भी है, नदियां भी यहां से जा रही, तो अब नदी के अंदर तो बाउंड्री क्रिएट कर नहीं सकते, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो कि इस टेरिटरी को और ज्यादा एलोंगेटेड और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देता है। नाउ अब यहां पे इंक्रीज इन डिप्लॉयमेंट, तो ये दीज आर सम ऑफ द एक्शंस दैट इंडियन गवर्नमेंट इज स्टिल टेकिंग टू इंश्योर दैट ये एरिया थोड़ा सेफ रहे, सिक्योर रहे। अब यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर हम थोड़ा और जूम इन करके देखें, तो मैं अभी बात कर रहा था आपसे 22 किलोमीटर की। अब आप इस ज्योग्राफी को थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, ये कितना छोटा सा रीजन है, ये ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है। तो इसको कैप्चर करना, हाईजैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी 22 किलोमीटर यहां पर है। अब इसी के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो कि इंटरनेट से आ रहा है, राइट, इंटरनेट की वजह से नेटवर्किंग, डिजिटल नेटवर्किंग, देन अब रेलवेज कह लो, रोड कह लो, ये सब चीजें इसी में से है, राइट। अगर चाइना कभी यहां से बदमाशी करता है, या फिर लेट्स से कि नेपाल बदमाशी करता है, बांग्लादेश बदमाशी करता है, तो इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, नो डाउट। ये जो रीजन है ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 30। तो सिर्फ ये वाला हिट एरिया नहीं है, ये पूरा एरिया पूरा रेड जोन में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। दिस इज एंटायरली द रेड जोन एरिया सिक्योरिटी के आधार पर अगर हम देखें तो, राइट। ये 100 किलोमीटर की एरिया है। यहां पर ये देखिए 160, व्हाट इज 160, मतलब 160 का एरिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर हम, जैसे आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो 160 अगर आप देखो तो 130 तो अजमेर जयपुर का डिस्टेंस है, तो कवर करने में टाइम लगता नहीं है। अगर इफ दिस रीजन इज 160, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन कितना ज्यादा रिस्की है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। लेट्स सी नाउ। अब यहां पे हम छोटी सी बात ये करेंगे, जैसा एज आई टोल्ड यू कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यू फिर भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल है, चाइना के साथ मैनेजेबल है, ठीक है, हो सकता है। बट इंडिया बांग्लादेश का काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। व्हाई? बिकॉज एक आपने देखा होगा 2014 के अंदर, इफ यू, अगर आपको ऑल दोज हु डोंट नो, 2014 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, जो जिसमें लैंड बाउंड्री को एनक्लेव्स होते हैं। हाउ शुड आई एक्सप्लेन, वेट जस्ट अ सेकेंड, ओके।
Okay, so let's say if this is the boundary, right? If this is Meghalaya, part of India, this is Bangladesh over here. अब now there are certain, यहाँ पे कुछ गांव हैं, ऐसे कुछ टाउन्स है, कुछ गांव हैं जो बहुत ही पैची तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं. नाउ दीज आर द एनक्लेव्स, इनको एनक्लेव्स कहा जाता है. यहाँ पर कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है. अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं. तो ये मुद्दा कई सालों से, जब से देश आजाद हुआ या फिर कहते 1971 से लेकर 2014 तक, जब तक एग्रीमेंट हुआ नहीं था, तब तक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट में बना हुआ था. क्या इशू बना हुआ था कि कुछ गांव है, जैसे ये गांव है, फॉर एग्जांपल दिस, द नेम ऑफ दिस गांव इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. तो ये जो XYZ जो गांव है, ये एक्चुअल में इंडियन टेरिटरी है. ओके, देयर आर सर्टेन, लेट्स से PQRS. अब ये जो रीजन है, ये वाला जो गांव है PQRS, ये एक्चुअली में बांग्लादेश की टेरिटरी, बिकॉज यहाँ पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं और इन लोगों को राशन पानी मिलता है बांग्लादेश से और इन लोगों को मिलता है इंडिया से. अभी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रीजन है, मतलब इंडिया के अंदर ही कुछ बांग्लादेशी टेरिटरीज है, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज. एंड आई टोल्ड यू कि सिर्फ ये बाउंड्री की बात नहीं है. इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि हम मैप में बनाते हैं तो चलो हमने बाउंड्री बना दी और ठीक है, चलो ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है. नो, बट रियलिटी में जब आप देखते हैं तो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है. यहां पर आपको ऐसा बाउंड्री दिखती नहीं है. ओके, ये बहुत ही एक अज्यूम्ड, एक बहुत ही मोटा मोटी कहते हैं ना, अंदाजा लगा के, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके अंदाजे से बाउंड्री बनाई गई है. तो एनक्लेव वाला इशू था. इस एनक्लेव को इशू को मिटाने के लिए बहुत ही पर्टिनेंट, द वेरी क्रूशियल एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट केम अप विद अलोंग विद बांग्लादेशी गवर्नमेंट. एंड शेख हसीना मैम की सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, एंड दे बोथ अग्री टू ईच अदर एंड दे came up to an agreement कि चलो एनक्लेव्स विल डिवाइड द एनक्लेव्स, ताकि एटलीस्ट ये क्लियर हो सके कि हमारी आपकी बाउंड्री कौन सी, हमारी बाउंड्री कौन सी. ये मुद्दा कई सालों से बहुत ज्यादा उलझा हुआ था और बहुत ज्यादा असमंजस में था पूरा जो एरिया है. नाउ इस एनक्लेव को, तो एनक्लेव क्या होता है मैंने आपको बता दिया. छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे पैची एरियाज होते हैं, उनको एनक्लेव कह सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो यहाँ पे छोटा सा फैक्चुअल कंटेंट है, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जब 71 के अंदर करा था, शेख हसीना जी के जो फादर साहब थे मुजीबुर रहमान साहब, राइट, उनके साथ जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट होता 1974 के अंदर. उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी 1921 के अंदर एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश में, बिकॉज ये मुद्दे हमेशा से हॉट टॉपिक तो रहे ही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. अब आपने ये भी देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर इंडिया की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल टेरिटरी है वो किससे मिलती है, ये बांग्लादेश से ही मिलती है, पाकिस्तान से नहीं. बांग्लादेश में सबसे लॉन्गेस्ट टेरिटरी बांग्लादेश से मिलती है. नाउ दीज आर द नंबर्स ऑफ एनक्लेव्स दैट इंडिया हैड एंड दीज वर द नंबर ऑफ एनक्लेव्स दैट पाकिस्तानी यूज्ड टू हैव. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेंट. तो यहां पे पूरी सिक्योरिटी का इशू आ जाता है. बट स्टिल अब इतनी कोशिश की गई, लेकिन देयर हैड बीन सर्टेन रीजन, सर्टेन पोर्शन अभी भी कुछ रह गए थे जो कि अनरिजॉल्व्ड है आज भी. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, साउथ बेरीबारी सेक्टर, राइट, देन देखाता 56. अब मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, सो आई अपोलोजाइज अगर मैं किसी शब्द को गलत तरीके से उच्चारण उसका करूं मैं तो. देन इन मेघालय, नाउ दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, सो बेटर मैं उसको इससे आपको हाईलाइट यहां पे कर दूं. देन त्रिपुरा के अंदर चांदन नगर है, राइट, आसाम पालाथल. ये जो कुछ रीजन्स है, ये कुछ रीजन्स है जो कि आज भी अनरिजॉल्व है. हो सकता है समय के साथ, अब इंडिया का ऐसा इतिहास नहीं रहा कि इंडिया आगे से कभी बदमाशी करता है, इंडिया आगे से कभी अटैक नहीं करता. ये हमारे इतिहास की, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. लेकिन अगर मान लीजिए अगर बांग्लादेश कभी इस कमजोर रीजन्स का कभी मिसयूज करना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए अपने हित के अंदर, तो ये इन रीजन काफी ज्यादा रिस्की एरिया है. तो ये अभी भी अनरिजॉल्व्ड रीजन्स रहे हैं. नाउ चुंबे वैली का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो दिस वाज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस इज चुंबे वैली है. देन यादोंग यहां पर है, गैंगटॉक यहां पर आ जाता है ना, तो कैलिम्पोंग, तो दिस इज द एंटायर रीजन. ये पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है, दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये बांग्लादेश ये पूरा, ठीक है. दिस इज द एंटायर रीजन. ये चिकन स्नैक है ये वाला. इस तरफ दिस इज 22 किलोमीटर एंड दिस इज 30 किलोमीटर. ओके, चलिए. नाउ अब एक छोटा सा रिसेंट डेवलपमेंट और हुआ था रिसेंटली, मतलब ज्यादा नया भी नहीं है और ज्यादा पुराना भी नहीं है. जैसे चाइना ने एक फंड करा है, बांग्लादेश के अंदर एक नया एयरपोर्ट बना है. और एयरपोर्ट, दिस इज नॉट जस्ट अ सिविलियन एयरपोर्ट, ये एक्चुअली एयर बेस है जहां पर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पोजीशंस अपने प्लेन्स यहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं. तो यहां पे चाइना ने क्या करा है, जो रीजन है लामनी रोहत, राइट, लाल मोनेरहत, ये जो रीजन है यहां पर चाइना ने मदद करी है बांग्लादेश की टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एयर बेसिस, फॉर द मिलिट्री एयर बेसिस फॉर बांग्लादेश एयर फोर्सेस. नाउ अब आपको अगर हम थोड़ा और जूम इन करें, यहां पर दिस इज इंडिया, दिस बाउंड्री ओवर हियर, दिस इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश. यहां से ये जो गैप है ना, अगर ये बाउंड्री इंडिया की है, ये बांग्लादेश की है, तो यहां से मात्र 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये एयरबेस है. 15 किलोमीटर में कोई भी एयरबेस
कोई भी देश हो वो इतने कम रेंज के अंदर एयरबेस नहीं बनाता है, फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बेसिस नहीं बनाता है। बनाने के लिए बना सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू कीप द माहौल गर्म ना हो इसलिए आप इतना क्लोज लोकेशन पर नहीं करते। बट चाइना ने यहां पे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बांग्लादेश के लिए ये क्रिएट करके दिया है। तो अगेन दिस हमको हाईलाइट करता है कि मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक जिसको कहा गया है इसको लेके काफी रिस्क में है ना। सिर्फ इंडिया रिस्क में नहीं है, दैट इज द पॉइंट। तो यहां पर हेमंत बिस्वा साहब ने बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक कह लो सजेशन दिया है या फिर स्ट्रेटेजिक ओपिनियन दिया है। इन्होंने साफ बोला है यहां पर, अगर इंडिया की आपको चिकन स्नैक यहां पर दिख रही है, आई होप यू ऑल कैन सी द मैप ओवर हियर, दिस इज बांग्लादेश। मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं आप लोगों के लिए, दिस इज बांग्लादेश, ओके, दिस इज बांग्लादेश ओवर हियर। हेमंत बिस्वा साहब का ये कहना है कि अगर आपको चिकन कॉरिडोर ये दिख रहा है, दिस इज 22 किलोमीटर्स, ठीक है, ओके, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि बांग्लादेश की खुद की भी एक चिकन स्नैक है ना। अब ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन, ये रीजन देखिए आप, दिस इज। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कभी कोई हरकत होती है, कभी कोई ये देश बदमाशी करता है और अपने लोग यहाँ भेजता है, तो पहला काम हम ये करेंगे, पहले इसको काटेंगे। पहला काम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकली इस पोर्शन को काटेंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आ गए हैं वो इंडिया के अंदर ही दब जाएंगे और चिकन स्नैक एलिफेंट स्नैक बन जाएगा, जैसा कि सदगुरु जी ने सजेस्ट करा है, राइट। उसके बाद ये वाला रीजन है, तो यहां पर देख लेते थोड़ा सा, तो 80 किलोमीटर वाला रीजन ये है, 80 किलोमीटर वाला रीजन है जो कि मेघालय के नजदीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट इज द 80 किलोमीटर नॉर्थ बंगाल बांग्लादेश कॉरिडोर, नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, राइट, इन दखिम दिनाजपुर। दिस रीजन इज नोन एज दखिम दिनाजपुर, दखिम दिनाजपुर ऑफ टू साउथ वेस्ट गारो खासी हिल्स। वी ऑल नो दैट मेघालय के अंदर 3 गारो खासी जयंती, 3 नाम की ट्राइब्स भी हैं और 3 नाम की हिल्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट गारो हिल्स है, एनी डिस्ट्रप्शन हियर कैन कंप्लीटली आइसोलेट द एंटायर रंगपुर डिवीजन। दिस इज रंगपुर डिवीजन के अंदर आता है ये दखिम दिनाजपुर वाला रीजन। सेकेंड इज 28 किलोमीटर, दिस इज 28 किलोमीटर्स, ओके, दिस इज 28 किलोमीटर्स। चित्तगोंग कॉरिडोर, दिस इज चित्तगोंग कॉरिडोर। ये दोनों भी बांग्लादेश के इस तरह के चिकन स्नैक टाइप ही है। अगर मान लीजिए बांग्लादेश कभी कोई हरकत करता है तो इंडिया के पास पूरा मौका है इसको पूरी तरह से बाइफरकेट करने का, पूरी तरह से इसको अलग कर देने का। तो ये पूरा रीजन इंडिया में आ जाएगा, ये पूरा इंडिया में आ जाएगा। तो ऐसा इनका सजेशन देना है। अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, बट लेटर ऑन डेफिनेटली वी नेवर नो कि बीनीथ मतलब जो डीप जो रॉ के जो एजेंट्स हमारे जो होते हैं देश में, जो भी खुफिया एजेंसी होती है, वो लेवल पर किस लेवल पर काम कर रही है हमको अभी तक आइडिया नहीं है। मे बी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग एक्शन ऑन दीज सजेशंस, वी नेवर नो, राइट। सो ये कहते हैं कि इतनी भी घबराने की बात नहीं है, हमारे पास भी बहुत कुछ है ना। अगर अगला हमारी गला पकड़ सकता है तो हम भी अगले का हाथ मरोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका अलग कर सकते हैं। चलिए नाउ, अब इंडिया इसके लिए कर क्या रहा है, हम कुछ अब एक्शन ऐसे स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि इंडिया ने बहुत ही दूरदर्शी होकर आज से 10 से 12 साल पहले ही शुरू कर दिया था, उस बारे में बात करते हैं। अब इंडिया ने यहाँ पे जैसे कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में भी शायद इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, कमिटीज जो बनती है, उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाले समय अनुसार, सी हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो भी इंडिया के पड़ोसी देश हैं, है ना, इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, जैसे जैसे पाकिस्तान की लीडरशिप बदलती है उनका ओपिनियन इंडिया की तरफ बदल जाता है ना। प्रो इंडिया गवर्नमेंट भी आती है, कई बार एंटी इंडिया गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है। इमरान खान साहब उनकी कोशिश थी कि चलो इंडिया के साथ दोस्त बना जाए, ठीक है। उससे पहले जो पीएम रहे थे उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद हालात नहीं बने हैं। अगर आप म्यांमार की बात करें तो वहां पर भी एंटी और प्रो सरकारें आती रहती है इंडिया के प्रति, सरकारें बदलती है, इंडिया के प्रति पर्सपेक्टिव उनका बदलता है। नेपाल सेम केस, बांग्लादेश सेम केस, श्रीलंका सेम केस, प्रो इंडिया प्रो चाइना एंटी, मतलब दीज आर द बफर स्टेट जो कि इंडिया और चाइना के बीच में झूलते रहते हैं कि हम इंडिया की तरफ खेलेंगे इस बार, इंडिया चाइना की तरफ से खेलेंगे। मॉलडीव्स वेरी रिसेंटली लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ये देखा कि मॉलडीव्स किस तरह से चाइना उसका इन्फ्लुएंस करता है। श्रीलंका वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ इट। सो दिस इज द रीजन, है ना, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड ऑल दीज आर द रीजन जो कि बहुत ज्यादा इंडिया को परेशान करते हैं, सरकारें बदलती है। तो अगेन, तो इंडिया ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया थैंकफुली कि हमको पहले से ही कुछ मजबूत हमारा जो डायरेक्ट रिलेशन है नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें हमको किसी और देश की मदद की जरूरत ना पड़े, या फिर हमको बांग्लादेश की सहायता की या कॉर्पोरेशन की जरूरत ना पड़े, या बांग्लादेश या नेपाल या भूटान, हमको इनकी सहायता की जरूरत ना पड़े। हम अपने ही लेवल पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उससे हम जुड़े, राइट। तो उसको लेकर कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसके बाद जो भूपेन हजारिका सेतु है,
भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज भी, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर बने हैं, जिसने अरुणाचल के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग कर दी है। इंडियन मेन लैंड की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन रीजन के साथ जो हाईवे, जो रोडवेज वाली कनेक्टिविटी, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिया, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड कर दिया है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस। Here are the pictures that I have shown over here. So ये देखिए यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं। तो these are the important locations जो कि समय अनुसार हमको मदद करेगा। लेट से कि हाइपोथेटिकल, भगवान ना करे कभी, बट हाइपोथेटिकली कभी चाइना अगर बदमाशी करता है इस वाले रीजन से ऊपर, क्योंकि अरुणाचल को लेके बार बार इंडिया को पोक करता रहता है, इट्स अ बुली नेशन आफ्टर ऑल। तो उस बात को लेके हमारे ये कहने, ताकि हम स्ट्रेटेजी को सप्लाई है, जो डिफेंस सप्लाई है, जो हमारा बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता रहे। नाउ These some of the steps. Then गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी चल रहा है। दिस इज द अलाइनमेंट मैप। अब देखिए यहाँ पे गोरखपुर से सिलीगुड़ी का जो एक्सप्रेसवे पूरा चल रहा है। These are the, ये पूरे कनेक्टिविटी देखिए आप, ये बहुत ही जबरदस्त कनेक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और अभी प्रोजेक्ट चल भी रहा है, और आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है ना, ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। सिलीगुड़ी रिंग रोड नाम से पूरा रीजन को इसमें कन्वे किया गया है कि किस तरह से जो पूरा एक्सप्रेसवे है, ये जो कनेक्टिविटी को बहुत कंसोलिडेट कर देगा, मजबूत कर देगा, विच विल इवेंचुअली हेल्प अस टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट ऑफ बांग्लादेशी। राइट नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अब चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस है, अभी पूरा हुआ नहीं है, बट लेट्स सी कब तक पूरा होता है। नाउ दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, गोहपुर रीजन, देन नुमालीगढ़ रीजन। अब नुमालीगढ़ और गोहपुर से अंडरग्राउंड ब्रिज यहां पे बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और ये प्रोजेक्ट काफी हद तक पूरा भी हो गया, चल रहा है काम इस पर। तो इस तरह का, अब देखिए ये रीजन है, ये आसाम अरुणाचल ये हो गया, दिस इज आसाम मेघालय, दिस इज ब्रह्मपुत्र ओवर हियर। तो ये जो रीजन है, ब्रह्मपुत्र अगर इस तरह से बह रही है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी के नीचे से होकर ही सुरंग निकलेगी, और वो कनेक्टिविटी चलेगी, ताकि ब्रह्मपुत्र में देखिए, ब्रह्मपुत्र भी हर मौसम के अंदर ये कभी उफान पकड़ लेती है, कभी पानी दब जाता है, कभी पानी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये रीजन रोड कनेक्टिविटी के लिए इतना ज्यादा मजबूत नहीं, तो अंडरग्राउंड पास होने की जरूरत है, बिकॉज आप इस पे कितना बड़े ब्रिज बनाएंगे तो समय के अनुसार फिर उसमें कई चीजें होती है ना, मेंटेनेंस का कह लो, आप कह लो, थोड़ा रिस्क जोन भी होता है। तो अगर ऊपर से हमने ऊपर तो ब्रिज बना लिए हैं, है ना, मैंने आपको बताया अभी दिलाराम, ये जो ब्रिज बने थे, बोगीबील ब्रिज बने हैं, भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं उसको। तो अगर ये ब्रिज हमने ऊपर बनाए हैं तो अंडरग्राउंड लेवल पर भी चले, ताकि किसी भी लेवल की कनेक्टिविटी न टूटे, ऊपर भी रहे नीचे भी रहे। तो दीज सी यू नीड टू, अब यहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सरकार एक्चुअल में कितना ज्यादा सीरियसली इस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके काम कर रही है, बिकॉज दिस वाज द अपकमिंग थ्रेट जो हमको पहले से प्रेडिक्ट हमने कर लिया था। राइट, चलिए नाउ अब ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट समय अनुसार लेती रहती है, जैसे ट्राई शक्ति कॉर्प्स क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली ब्रह्मोस, रफेल एंड मोर, जिसमें बेसिकली S-400 भी है। राइट, जस्ट अ सेकंड, S-400 जो ट्रायम्फ है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, एक यूनिट ऑफ S-400 को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था अंडर ट्राई शक्ति, जो पूरा मिशन था इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड रफेल्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है इस वाले रीजन के अंदर। बिकॉज देखिए, अगर चाइना यहाँ पर उनके लिए एयरबेस बना सकता है, तो डेफिनेटली हमको भी यहाँ पे हमारी जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स उनको डिप्लॉय करने की जरूरत है। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द एक्शंस दैट इंडिया इज टेकिंग टू काउंटर दिस बैलेंस। सो द बेसिक टॉपिक वाज दैट कि किस तरह सिलीगुड़ी का हमने उसमें इंपॉर्टेंस देखा, हमने उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी रहेगी, उसको काउंटर करने के लिए हेमंत बिस्वा साहब जी के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसको हम किस तरह सजेशन ले सकते हैं, कितना ये प्रैक्टिकल है, कितना डुएबल है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी पर्टिनेंट। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड द क्लास, बट हमको एक बात समझने की जरूरत यह है कि लेट्स, इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू वेयर इज गुजरात, तो आप आई थिंक 100% आप ये कह देंगे कि गुजरात इज इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, यू ऑल नो फॉर श्योर डेफिनेटली। बट मान लीजिए आप में से कितने लोग हैं जिनको मैं कंफर्म्ड पूछूं कि वेयर इज नागालैंड, एंड इफ आई आस्क यू वेयर इज त्रिपुरा, तो क्या आप एग्जैक्टली एकदम बहुत ही शॉर्ट के बता सकते हैं कि उनकी बाउंड्री किन से टच कर रही है, वो कौन से त्रिपुरा है ना, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उस नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स है उसमें कहां लोकेट है?
अगर आप ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिएगा, लेकिन अगर आप इसमें जरा से भी कंफ्यूज्ड हैं कि यार मुझे ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा है कि नागालैंड ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, त्रिपुरा कहां पर आएगा, अगर आप इसमें जरा से भी कंफ्यूज्ड है तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस एंटायर इशू, कि शायद हम लोग ही मेन स्ट्रीम इंडियंस ही वी आर नॉट टेकिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वेरी रीजनेबल। इसलिए यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब ने हिडिंबा और जो भीम का जो एग्जांपल दिया, जो माइथोलॉजिकल जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट पकड़ाया है, उससे ये समझाना चाह रहे हैं कि पिछले हजारों सालों से ये जो रीजन है ये भारत का ही है, हजार साल से ये रीजन इंडियन मेनलैंड का ही है, और North is the very integral part of India. So with this note, I would like to end my session. Thank you so much for your cooperation. Khushwant Singh signing off. Jai Hind.